इंडिया वॉच और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है खबर मिड डे का। बांग्लादेश में एक नई अलख जला दी गई है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के हालात पर भारत में राजनीति शुरू हो गई। अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो आने वाले वक्त में भारत में इस तरह के हालात उत्पन्न होने तक का दावा कर दिया। उनके बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। पड़ोस बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिर का बाद आवामी लीग की नेता शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। एक भीड़ उसको जिसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है इस महिला के साथ हो रही है, केवल किस लिए? क्योंकि वो हिंदू है। अब इसी पर भारत में भी राजनीति तेज हो गई है। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं विकास पांडे जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, अंशुमन दुबे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, और रजी अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सीधे विकास पांडे जी आपका रुख करूंगा। बांग्लादेश में जो पिछले हफ्ते देखने को मिला वो अपने आप में बहुत भयानक है। आवाज आ रही है विकास जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, निश्चित तौर पर विगत 15 दिनों से ये जो अप्रत्याशित घटनाक्रम पड़ोस के देश बांग्लादेश में हो रहा है, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय है ही। और भारत सरकार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। आप देख रहे होंगे कि चाहे जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसके मुखिया को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई दी, ट्विटर पर ट्वीट किया। और वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समुदाय के लोग, ज्यादातर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको लेकर के भी, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मुखिया हैं उनसे भी बात की। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। ये एक सरकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और एक पड़ोसी की दृष्टि से भी, क्योंकि देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि बांग्लादेश जिसका अभ्युदय भारत के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी कबायलियों और उनकी सेना से रक्षा करके भारत ने बांग्लादेश बनाने में जो सहयोग किया, आज बांग्लादेश को बचाने की जिम्मेदारी और बांग्लादेश में लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी भारत की सरकार की है। तो उसका निर्वहन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्द इसका समाधान लेकर के हम पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। जी, अब तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही। मैं विकास पांडे जी आपका रुख करूंगा। विकास जी, लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरह की मानसिकता दर्शा रही है, लगातार विपक्ष खामोश है, कोई बात नहीं करने को तैयार है आखिरकार इस मुद्दे पर। क्या लगता है कि एक जो सोच कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस काम करता है या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है हिंदुस्तान में, हिंदू जब एक डिवीज़न हुआ भारत का तो हिंदू हिंदुस्तान नहीं हुआ, सेकुलर हिंदुस्तान हुआ। पर आज देखने को मिल रहा है वही हिंदू जब किसी और देश में होते हैं तो उनके लिए कोई एक विश्व पटल पर बोलने तक को तैयार नहीं होता। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, विश्व पटल की बात से पहले हमें अपने घर में देखना पड़ेगा। जी। जो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को मोहरा बना करके राजनीति साधने की कोशिश करते हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। लेकिन जब भी बात अन्य देशों के अल्पसंख्यक समुदाय की आती है, विशेषकर हिंदू समुदाय की, चाहे वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए हों, चाहे वो बांग्लादेश में हम अल्पसंख्यक हों, तमाम ऐसी जगह हैं जहां हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। इनके ऊपर जब भी कहीं कोई अत्याचार का विषय आता है तो देश के एक बड़े वर्ग में, जो कि सत्ता केंद्रित राजनीति करता है ऋषभ जी, उसके अंदर एक मायूसी छा जाती है। और मायूसी छाने के बाद वो इसमें अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से निर्णय करता है। क्या हिंदू अल्पसंख्यक जहां पर है उनकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या उनके वोट से वोट नहीं है यहाँ पर? मतलब सबसे बड़ी चीज ऋषभ जी, समझने का प्रयास करिए कि ये वही बांग्लादेश है जहां 1951 में लगभग 23% हिंदू था और आज उसी बांग्लादेश के अंदर लगभग 8% हिंदू बचा है। पाकिस्तान की बात ले लीजिए, आज हम वहां 2 से 3% हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान में। तो हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और उसके बाद भी देश में एक विशेष पार्टी और कहना चाहिए एक विशेष मानसिकता के ग्रस्त लोग आज भी अपनी बातों को केवल सत्ता केंद्रित करके रखते हैं,
सत्ता को जरिया बना करके रखते हैं। बहुत दुर्भाग्य है। आप सलमान खुर्शीद का ही बयान नहीं है, बिल्कुल। सलमान खुर्शीद इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। हम सबको भी याद होगा, एक 4 साल के बच्चे को गोद में उठा करके रात के 12 बजे सलमान खुर्शीद दिल्ली की सड़कों पर ये कहते हैं, हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी। ये किससे आजादी मांग रहे थे सलमान खुर्शीद? जरा ये पूछिए सलमान खुर्शीद साहब से। बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े वकील हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस मैं विकास जी लौटूंगा आपके। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है अहिंसा के रास्ते पर, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलती है। चलिए अहिंसा के रास्ते पे है, चलिए मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप मुझे पूरा जवाब दीजिए 2 मिनट में। अहिंसा के रास्ते पे है, तो अगर ये सलमान खुर्शीद साहब का बयान आता है तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये अहिंसा है या हिंसा है कि देश इस ओर जा सकता है? आपको ये जो हरदम आपको ये नहीं दिखा कि मणिपुर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? ये जो बीजेपी की जो बातें हैं हरदम मणिपुर में जो हिंसा है, रजी साहब मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, मणिपुर की हिंसा आज की नई हिंसा नहीं है। मणिपुर में 2 जातियों की हिंसा है, जो जातियों की लड़ाई है, और वो आज की हिंसा नहीं है। वो जब सरकार चाहे भाजपा की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, इससे पहले कितनी भी सरकारें रही हो, किसी ने भी उसका जमीनी हल नहीं निकाला। शायद इसी वजह से वो आज है। लेकिन हम यहाँ बांग्लादेश का जिक्र करने के लिए हैं पर और कार्य मंशा पर नहीं। देखिए, खुफिया एजेंसियों पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते, कारण कि बहुत से ऐसे इंटरनल कंडीशंस होती हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के हिसाब से सरकार काम करती है, और सरकार ने बखूबी इस पूरे मैटर को हैंडल किया है जी। आप देख लीजिए, शेख हसीना को पहली बार सरकार ने शरण नहीं दी है। इससे पहले भी जब उनके पिताजी की और 40 लोगों की हत्या हुई थी, तो उसके बाद भी तत्कालिक इंदिरा गांधी सरकार ने भी उन्हें शरण दी थी। उससे पहले याद कर लीजिए कि भारत देश ने दलाई लामा को भी शरण दी है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत सरकार अपने स्ट्रेटेजिक रूप से शरण देती रही है। और ये मुझे लगता है कि सरकार का जो देश का एक विदेश नीति का विषय जब आता है, तो विदेश नीति सरकार से सरकार नहीं बदलती है, विदेश नीति पूरे देश का मामला होती है। किसी देश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों के हिसाब से जब जो विदेश नीति चली आती है, लगभग उसी पैटर्न पर अगली सरकार को भी विदेश नीति को आगे ले जाना होता है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, ये सरकार से जुड़ी हुई चीजें नहीं होती हैं। हमारे विश्लेषक महोदय अभी एक बात कह रहे थे कि बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं, तमाम तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें भगाए और खदेड़े। आप याद कर लीजिए, क्या बांग्लादेशी 2014 के बाद इस देश में घुस आए हैं? जरा पूछ लीजिए हमारे विश्लेषक। 2014 के बाद से कार्रवाई क्या करी है, आप ये बता दीजिए मुझे। ये ना बताइए मुझे कि कब से नहीं विकास जी, आपको क्लियर कर दूं मैं आपको। मेरी पूरी बात 2014 से आपकी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बगैर किसी की पूरी बात सुने आपको कई बार भ्रम भी हो जाता है आधी अधूरी बात सुन के। तो वैसी आधी अधूरी बात सुन लिए। अभी मेरा इसी पे ही जवाब आ रहा था। मुझे लगता है कि 2014 से पहले से विभिन्न, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे तमाम इस तरीके के लोग हों जो इस देश में आकर के अप्रत्याशित रूप से रह रहे हैं, और वो 2014 से पहले से रह रहे हैं, सब्जी बात से नहीं रह रहे हैं। हमारी सरकार है जिसने सीएए और एनआरसी लेकर के आई। किस लिए लेकर के आई? ठंडे बस्ते में रखने के लिए लेकर के आई थी क्या? और उसके खिलाफ एनआरसी और सीएए के खिलाफ कौन लोग खड़े थे, ये भी हमारे साथी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जरा उनसे सवाल कर लीजिए। शायद इसीलिए वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, जो इस देश के अंदर रोहिंग्या के साथ और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के साथ खड़े होकर के एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे थे, वो आज हिंदुओं के फेवर में नहीं खड़े हो रहे हैं। ऋषभ जी, ये लिख करके रख लीजिए। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। इस देश से अवैध रूप से रह रहे, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे किसी भी अन्य लोग हो, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध रूप से हम नहीं रहने देंगे। शायद इसीलिए हम मैं लौटूंगा आपके पास। विकास जी साहब, एक तरफ आप सीए एनआरसी का विरोध करते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर विरोध करते हैं, आज आपको नहीं लगता कि उसी सीए एनआरसी की बहुत ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान में? जब जो सीए एनआरसी बहुत पहले आना चाहिए था, बांग्लादेश की बातें थी, तो हमारे भारत की बेटी स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बंगाल को आजाद करा के दिखाया, और 3 बार से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या किया ये क्वेश्चन करता है पूरा भारत।
और जब भी ये मामला आते हैं तो वहाँ फुटेज की जो बातें हैं, ये तो फुटेज ऐसा भी आया है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम जो है हिंदू स्थल फालतू की बातें न तो बताओ, ऐसा भी फुटेज समझे? आया ये हुआ फालतू है। की बातें न बताओ, लेकिन इन सब लोगों दुनिया को देख फिर रही है, यहाँ पर अपना सब जान रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। हरदम हिंदू मुस्लिम हिंदू अब बातें मत जब करो या इंदिरा मैच्योर होके गांधी आया जी ने करो। आजादी दिलवाई तो वो देश की प्रधानमंत्री थी, एक पार्टी की प्रधानमंत्री नहीं थी। और आज़ादी आर्मी ने दिलवाई जब बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से मदद मांगी। अगर आज के कंटेक्स्ट में बांग्लादेश हिंदुस्तान से मदद मांगता है तो क्या नरेंद्र मोदी सेना से नहीं कहेंगे कि आप जाइए और वहां पर स्थिति संभालिए? क्या लगता है आपको? सीधा सवाल सीधा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो आज स्थिति है, आप पहले सवाल सुन लीजिए रजी अहमद साहब। पांडे जी, बांग्लादेश में हो रही स्थिति का सरकार ने आकलन किया, सरकार ने अपनी बात रखी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी एनडीए की सरकार का अगला क्या स्टेप होने वाला है बांग्लादेश? देखिए ऋषभ जी, भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पूरी निगाह बांग्लादेश के ऊपर बनाए हुए, और ये निश्चित तौर पर आगे देखने वाले समय के ऊपर निर्भर करेगा किस तरीके से अंतरिम सरकार वहां काम करती है, और काम करने के बाद वहां अभी चुनाव भी होने होंगे, तो किस तरीके से वहां चुनाव होते हैं ये भी देखने की बात होगी। और दूसरी बात, भारत की सरकार बहुत संजीदगी से इस मामले पर निगाह बनाए हुए, और दिक्कत वहां पर है ऋषभ जी, मैं बहुत देर से काफी देर से आप सबको सुन रहा था। 2-3 चीजें हैं ऋषभ जी, मैं चाहूंगा थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल, आप पूरा समय लें विकास अपनी बात। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आप देख लीजिए कि इस देश के अंदर आप जिन राहुल गांधी को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, अपने नेताओं को, एक सलमान खुर्शीद एकमात्र नेता नहीं है। सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं, और उसके बाद इनके एमपी के नेता सज्जन कुमार वर्मा बोल रहे हैं। तमाम लोग आज देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश में जनता को उकसाया जा सके और उकसा करके सरकार के खिलाफ किया जा सके, केवल इसलिए कि कैसे भी करके चाहे बांग्लादेश की तरह सरकार सत्ता में आना पड़े, इस देश के लोकतंत्र को अस्थिर करना पड़े, हम सरकार और सत्ता में आ जाएं। ये बहुत घिनौनी राजनीति जो आज विपक्ष कर रहा है, मुंह में दही जम जाता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मोहब्बत की दुकान खोलने वाले युवराज आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पे मौन हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि इनका डीएनए हिंदुस्तान का नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा कि इनका डीएनए इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो हिंदुओं के साथ खड़े हो सके। वो हमेशा जब भी मौका पड़ा तो वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हुए राहुल गांधी जी, चाहे हिंदू को हिंसक कहने की बात हो, चाहे मंदिर जाने वाले लड़कों के ऊपर टिप्पणी करने की बात हो। राहुल गांधी जी ने कभी किसी और धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की? मुझे केवल ऋषभ जी और उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा और जवाब दे दें कि कभी किसी अन्य धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की? चाहे बेचारे वो टेलर की कला रेती गई जयपुर के अंदर, उस टेलर की, कभी उस पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी की? नहीं की, क्योंकि हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, क्योंकि हिंदू हिंसक होता तो दलाई लामा बरसों से इस देश में सुरक्षित नहीं रह रहे होते। हिंदू हिंसक होता तो शेख हसीना को दूसरी बार भी भारत से ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं नजर आया होता। इसलिए ये समझ लीजिए कि हिंदू हिंसक नहीं है। दूसरी चीज मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ ऋषभ जी आपको, वो ये कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से वैश्विक ताकतों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी अभियान में भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, कि इस देश के चुनाव को कुछ वैश्विक ताकतें प्रभावित करने की कोशिश कर रही। दरअसल में दिक्कत यहाँ पर है विदेशी ताकतों के को इस देश से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में एक स्टेबलिश स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट परमानेंट लंबे समय तक शासन में रहे, क्योंकि जितने समय तक इस देश में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहेगी ये देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। और जो मुझे लगता कहीं ना कहीं कुछ विदेशी ताकतों को नागवार गुजर रहा है, इसलिए वो बार बार इस देश को, चाहे तमाम तरीके के, आप देख लीजिए अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, और कोइंसिडेंटली आप देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने रिपोर्ट आते ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तमाम तरीके के व्याख्यान दे दिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर एक लफ्ज नहीं बोला। ये वही हिंडनबर्ग है जिसने कुछ माह पहले या 1-1.5 साल पहले, मुझे जहां तक याद है, कि अडानी को लेकर के एक रिपोर्ट प्रेषित की और पूरे देश का माहौल इस विपक्ष ने गरमा दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट की प्रासंगिकता सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गई। उसके बाद भी इस रिपोर्ट पर हाय तौबा मचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जिससे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दबाया जा सके, उस मुद्दे को दबाया जा सके, उस पर कोई इनसे सवाल जवाब न करे। जला
लेकिन इनके किसी नेता ने एक बयान नहीं दिया, कभी एक बयान। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने मणिपुर पे बाकायदा ब्रीफिंग दी, लेकिन इनकी सरकार में 9-9 हजार लोग एक बार में मणिपुर में मारे गए। बिल्कुल, मैं क्योंकि समय का अभाव है, 1993 जी, आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।